नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्ते बच्चों, मैं संध्या भदौरिया, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय हमीदिया कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। आज कक्षा 11 के लिए हम लेके आए हैं वनस्पति जगत एवं इसका वर्गीकरण। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरा जो चैप्टर है वो पसंद आएगा। बच्चों, आज के विषय वस्तु में हम लोग शुरुआत करेंगे पहले शैवाल, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स और पादप जीवन चक्र और संतति का एकांतरण, या इसे हम पीढ़ी एकांतरण भी कह सकते हैं। शैवाल क्लोरोफिल युक्त सरल थैलॉइड मतलब थैले के समान रचना, स्वपोषी तथा मुख्यतः जलीय, ये अलवणीय जल तथा समुद्री दोनों में पाया जाने वाला जीव है। शैवाल का आकार बहुत विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये कॉलोनी जैसे वॉल्वॉक्स, तंतुमय जैसे यूलोथ्रिक्स या स्पाइरोगायरा तक हो सकते हैं। ये शैवाल कायिक, अलैंगिक तथा लैंगिक सब प्रकार से जनन करते हैं। कायिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये जीवाणु जूस्पोर्स कहलाते हैं। शैवाल वर्ग तथा उनके महत्वपूर्ण गुणों का सारांश को हम एक तालिका के रूप में अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, शैवाल के जो कॉलोनीज के रूप में है, पहले नंबर का हरित शैवाल है जो कॉलोनी के रूप में पाया जा रहा है, ये वॉल्वॉक्स है। दूसरे प्रकार का भूरा शैवाल है, ये लेमिनेरिया और फ्यूकस है। तीसरे प्रकार का लाल शैवाल है जो पोरोफाइट और पॉलीसाइफोनिया है। ये इसके उदाहरण हैं। ये तालिका आ गई बच्चों, देखिए, जैसे सबसे पहले क्लोरोफाइसी है। इसका सामान्य नाम हम हरे शैवाल बोलते हैं। इनमें प्रमुख पाया जाने वाला वर्णक जो होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है। इसमें भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें फ्लैजिला की संख्या 2 से 8 तक होती है। ये समान होते हैं और शीर्ष पर या टॉप पर होते हैं। इनका आवास अलवण जल या लवणीय जल या खारे जल, हर प्रकार के जल में पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार के शैवाल हैं फियोफाइसी, जिन्हें हम सामान्यतः भूरे शैवाल कहते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन। इनमें संचित भोजन मैनिटॉल या लेमिनेरिन के रूप में होता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। फ्लैजिला की संख्या 2 होती है, असमान होते हैं और ये पार्श्व में या साइड में होते हैं। ये अलवण जल में बहुत कम, खारे जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार के हैं रोडोफाइसी, जिन्हें हम सामान्य भाषा में लाल शैवाल कहते हैं। इनमें प्रमुख वर्णक क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। फ्लोरियन स्टार्च पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की होती है, फ्लैजिला नहीं होते। ये कुछ जो है अलवण जल में, खारे जल में और अधिकांश लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसके बाद में इनका उपयोग, ये प्रकाश संश्लेषी जीव होने के कारण शैवाल अपने आसपास के पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा देते हैं। ये ऊर्जा के प्राथमिक उत्पाद होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार है। कुछ समुद्री भूरे तथा लाल शैवाल
बहुत अधिक कैरागिन या लाल शैवाल का उत्पादन करते हैं, जिनका व्यावसायिक उपयोग होता है। जिलेडियम तथा ग्रेसिलेरिया से एगर प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवियों को संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लोरेला तथा स्प्रुलाइना एक कोशीय शैवाल हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में करते हैं। शैवाल 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया जाता है: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी तथा रोडोफाइसी। अब शैवाल से कुछ और डेवलपमेंट वाले या उनमें थोड़ी सी और डेवलपमेंट रचना के आधार पर, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन केवल जल पर निर्भर होता है। ये प्रायः नम, सीलन, आर्द्र तथा छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये देखिए बच्चों, जो पहला ब्रायोफाइट है, ए लिवरवर्ट है या मार्केंशिया है, जिसमें ए में मादा थैलस है, थैलस मतलब चपटी थैले के समान रचना, और ब में है नर थैलस। इसी प्रकार से मॉस है, मॉस में आप देख लीजिए फ्यूनेरिया, जिसमें गैमेटोफाइट और बीजाणुफाइट या बीजाणुद्भिद और युग्मोद्भिद दोनों एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं। द प्रकार में है स्फेग्नम। स्फेग्नम एक ब्रायोफाइट है और ये उसका युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइटिक है, जिसमें स्त्रीधानी और प्रपंड दोनों दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी रचना में हम देखते हैं, इनकी पादपकाय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। यह थैलस की तरह होता है और सीधा होता है। एक कोशिकी तथा बहुकोशीय मूलाप द्वारा सबस्ट्रेटम से या आधार से जुड़ा रहता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां नहीं होती। इनमें मूल के समान, पत्ती के समान तथा तने के समान रचना होती है। ब्रायोफाइट की मुख्य जो शरीर है वो अगुणित होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मोद्भिद कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी, ये द्विकशिप या 2 कशाभिकाओं के द्वारा पुमंग उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं। यह फ्लास्क के आकार का होता है, जिसमें एक अंड होता है। पुमंग को पानी में छोड़ दिया जाता है। ये स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं और अंडे से संगलित या निषेचित हो जाते हैं, जिसके कारण युग्मनज बनता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता और इससे एक बहुकोशिक बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट मुक्तजीवी नहीं है, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और इससे अपना पोषण प्राप्त करता है। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन होता है, जिससे अगुणित बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट तथा मॉस में विभक्त कर सकते हैं। ये अपन ने पिछले चित्रों में देखा था। इसके बाद में अगला वर्ग है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में मुख्य पादपकाय या पादप शरीर स्पोरोफाइटिक है, जिनमें वास्तविक मूल तथा पत्तियां होती हैं। इन अंगों में सुस्पष्ट संवहन ऊतक होती है। टेरिडोफाइट में पत्तियां छोटी, लघुपर्ण, उदाहरणतः सिलेजिनेला, अथवा बड़ी या बड़े बृहत्पर्ण या बड़ी हो सकती हैं, जैसे फर्न। स्पोरोफाइट में बीजाणुधानी होती है, जो पत्ती की तरह के बीजाणुपर्ण पर लगी रहती है।
कुछ टेरिडोफाइट्स में बीजाणुपर्ण सघन होकर एक सुस्पष्ट रचना बनाते हैं जिन्हें शंकु कहते हैं, उदाहरणतः जैसे स्लेजनेला और इक्विसीटम। ये देखिए, टेरिडोफाइट में पहला स्लेजनेला है जिसमें पत्ती की समान रचना है, मूल है या रूट्स हैं और स्तंभ है। दूसरा देख लीजिए, इक्विसीटम है जिसमें स्ट्रोबिलस है, पर्व और पर्व संधि दिखाई दे रही है, शाखाएं दिखा दे रही है और राइजोम या मूलाभ दिखाई दे रहे हैं। तीसरा है फर्न और चौथा है सेल्बिनेलिया। टेरिडोफाइट की जो बीजाणुधानी होती है वह बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस के कारण बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होने पर एक अस्पष्ट छोटा बहुकोशीय मुक्तजीवी अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषी थैलाब गैमेटोफाइट बनाते हैं जिसे प्रोथेलस कहते हैं। टेरिडोफाइट में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियां होती हैं। इसमें एक सुविकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में बीजाणुधानी होती है जिसमें मियोसिस द्वारा बीजाणु बनते हैं। बीजाणु अंकुरित होकर युग्मोद्भिद बनाते हैं। इन्हें वृद्धि के लिए ठंडे नम स्थानों की आवश्यकता होती है। फिर इसके आगे चलते हैं हम, इससे और थोड़ा सा ज्यादा विकसित हमको मिलेगी जो रचना है, वो कहलाएंगे जिम्नोस्पर्म या नग्न बीज। जिम्नोस्पर्म वे पौधे होते हैं जिसमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता। निषेचन के बाद बीज अनावृत रहते हैं और इसलिए इन्हें अनावृत बीजी पौधे कहते हैं। जिम्नोस्पर्म लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणु उत्पन्न करते हैं जो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में बनते हैं। ये धानियां बीजाणुपर्ण में होती हैं। बीजाणुपर्ण लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणुपर्ण अक्ष पर सर्पिल रूप में लगे रहते हैं जिनसे नर शंकु तथा मादा शंकु बनते हैं। पराग कण अंकुरित होते हैं और परागनली बनती है जिससे नर युग्मक अंडाशय में निकल जाता है। यहाँ पर यह स्त्रीधानी में स्थित अंड कोशिका से संलग्न होकर निषेचन के पश्चात युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। ये देखिए जिम्नोस्पर्म, पहला साइकस है, ब जो है ये पाइनस है और स जो है ये गिंकगो है। अब ये तो हो गए हमारे ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म या पुष्पीय पौधे। एंजियोस्पर्म में नर लैंगिक अंग पुंकेसर तथा मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर फूल में उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक तंतु तथा एक परागकोश होता है। परागकोश में अर्धसूत्रण के पश्चात परागकण या नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट बनते हैं। स्त्री केसर में एक अंडाशय होता है जिसमें बहुत से बीजांड होते हैं। बीजांड में मादा युग्मक अथवा भ्रूणकोश होता है जिसमें अंडकोशिका होती है। परागनली भ्रूणकोश में जाती है जहां पर वह दो नर युग्मकों को छोड़ देती है। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित हो जाता है और दूसरा द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक त्रिसंलयन से संगलन करता है या फ्यूजन करता है। जब दो संगलन होते हैं तब इस प्रक्रम को हम कहते हैं दो निषेचन। द्विनिषेचन का जो प्रक्रम है यह एंजियोस्पर्म के लिए या पुष्पीय पौधों के लिए अद्भुत होता है। एंजियोस्पर्म द्विबीजपत्री तथा
एक बीजपत्री में विभक्त होता है। अर्थात एंजियोस्पर्म पौधों को हम ऐसे बीज जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं तथा ऐसे बीज पौधे जिसके पाए जाने वाले बीज में एक बीजपत्र होता है, इस प्रकार से वे द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री में विभक्त किया जाता है। ये देखिए द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में जब निकलने वाला पौधा है उसका बीज 2 बीजपत्रों का होगा। इसी प्रकार जो एक बीजपत्री है इसकी पत्तियां सीधी हैं और ये इसमें पाया जाने वाला जो बीज होगा यह बीज एक बीजपत्र का होगा या सिंगल रचना होगी। अब पीढ़ी का एकांतरण। अब हमने देखा कि कुछ पौधे बीज उत्पन्न करते हैं और सीधे बीजों से नया पौधा बनाते हैं। कुछ पौधों में लैंगिक जनन करने के लिए लैंगिक अंग या हम कह सकते हैं स्त्री जनन अंग और पुंकेसर या पुरुष जनन अंग होते हैं। अब जब एक के बाद एक क्रिया होती है उसको हम कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। जैसे लैंगिक जनन करने वाले पौधे जिनमें अगुणित युग्मक बनते हैं, फिर द्विगुणित बीजाणु बनते हैं। ये उत्पन्न करने वाले बीजाणुओं के जीवन चक्र में पीढ़ी एकांतरण होता है। विभिन्न पौधों के वर्गों तथा पौधों में जीवन चक्र अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर या अलग अलग प्रकार के पैटर्न हो सकते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म का जीवन चक्र जब यदि हम समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले एक अंड है। इस अंड से फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर नर युग्मोद्भिद से युग्मक बने और इन्होंने अंड का निर्माण किया। ये संलयित हुए, संलयित होकर इन्होंने क्या बनाया, युग्मनज या जाइगोट बनाया। जाइगोट का अगला परिवर्धन हुआ किस रूप में, भ्रूण रूप में। अब ये जो बीजाणुद्भिद था हमने इसको देखा वर्तिकाग्र पे, हमें क्या मिला इसमें, परागकोश। परागकोश में क्या थे, परागकण। ये परागकण कहाँ पाए गए, लघु बीजाणुधानी में। लघु बीजाणुधानी से लघु बीजाणु हमको 4 प्राप्त हुए क्योंकि इसमें कौन सा वाला हुआ, न्यून वाला विभाजन हुआ। अब जब न्यून विभाजन होने पर हमें 4 लघु बीजाणु मिले हैं तो जो संतति है ये सब क्या होगी, n होगी या इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी। ये कहलाएगा लघु बीजाणु या परागकण। ये एंजियोस्पर्म का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है या युग्मनज है। जब हम फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं तो पुष्पों की वर्तिका के ऊपर नीचे अंडाशय, फिर वर्तिका, उसके ऊपर वर्तिकाग्र। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अंडाशय में से एक बीजांड बना, ये क्या कहलाएगी, गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी में एक कोशिका मात्र कोशिका के रूप में बड़ी होती है और ये बीजांड का निर्माण करती है। बीजांड का निर्माण होने के बाद में क्या होता है, परागण की निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया में ये जो नर युग्मोद्भिद है ये युग्मक कहाँ पहुंचते हैं, इस मात्र बीजांड के बीजाणुधानी में, गुरु बीजाणुधानी में पहुंचते हैं और इस अंड के साथ में निषेचन करते हैं। यहाँ पर अंड जो है युग्मोद्भिद का जो मेल गैमेटोफाइट था उसका n और बीजाणु जो गुरु बीजाणु था उसका 2n, ये मिलके यहाँ पर इन्होंने क्या किया, निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद में युग्मनज बना, युग्मनज बनने के बाद में भ्रूण बना और भ्रूण के परिवर्धन के फलस्वरूप एक
पूरा पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार से लगातार स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जो अवस्था है वो एक के बाद एक प्रत्येक पुष्प में आगामी रूप से हमको क्या होता है दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद अवस्था से युग्मक बनने की अवस्था, तो युग्मोद्भिद की अवस्था, ये अल्टरनेट या एकांतर रूप से चलती जाती है, इसलिए हम इसे पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं। अब यदि हम एक रिवीजन के रूप में देखें पूरे लेसन का, तो पादप जगत में शैवाल ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। इनकी प्रमुख शारीरिक बाह्य एवं आंतरिक रचनाएं क्रमशः रचनात्मक दृष्टि से सरल से जटिल की ओर जाती है, जो इनके क्रमिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। ये कोशिकीय संरचना इनके प्रजनन की प्रक्रिया तथा पीढ़ियों के एकांतरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अब बच्चों, जो हमने ऊपर पढ़ा है या हमने जो अभी इस चैप्टर को समझा है, इसके आधार पर यदि हमको पुनरावृत्ति के बाद में अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, ये है पहला, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए तथा ये अंतर हमको रचना के आधार पर बताना है, जो हमको रचना दिखाई पड़ती है। दूसरा है लाल एवं भूरे शैवाल में अंतर बताइए। तीसरा प्रश्न है एंजियोस्पर्म में पीढ़ियों के एकांतरण को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। पीढ़ियों का एकांतरण मतलब जो स्पोरोफाइटिक या बीजाणुद्भिद और गैमेटोफाइटिक या युग्मोद्भिद जो भी अवस्थाएं एक के बाद एक आती हैं, उनको हमें रेखा चित्र के द्वारा समझाना है। अगला प्रश्न है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में संरचनात्मक अंतर बताइए। मतलब लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी है, गुरु बीजाणुधानी की संरचना कैसी है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। इस प्रकार से दोनों में संरचनात्मक अंतर हमको समझाना है। बच्चों, अब इसके बाद में यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। यदि हमें इसमें समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो हमें इसको देखने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में जो चीज़ हमें नहीं समझ में आई है उसे हम अपनी कॉपी में नोट कर लें। नोट करने के बाद में अपने संस्था की जो विषय शिक्षिका है उनसे अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, उनसे बात कर लें। यदि वो आपको स्कूल बुलाती है या तो आप अपने पेरेंट्स की अनुमति लेकर और स्कूल जाइए और जो भी अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए। इसी के साथ में ये वाला हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।